हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे KVS एग्जाम TGT सोशल साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। आज हम करेंगे नया टॉपिक अपना स्टार्ट, यानी कि 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। क्या था 1857 का विद्रोह? आपको पता होगा, जब भी हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो आपका 1857 की जो क्रांति है वहाँ से आपका एक कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो आ ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्द ही कवर हो जाएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं, हम ध्यान देते चलेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे और इजी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह है, असल में इसे कई नामों से जाना जाता है, यानी कि इसे कई नामों से अगर बाद में देखा गया तो इसे क्या कई नाम दिए गए, जैसे कि ईसाई धर्म के विरुद्ध क्या है, धर्म युद्ध कहा जाता है इसे। यानी कि आप इसके जब कारण देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे किस प्रकार से जो भारतीय जनता है उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके धर्म पर क्या है, अब क्या ब्रिटिश क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ईसाई धर्म को थोपना चाहता है। तो वो चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा, तो इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय युद्ध भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये राष्ट्रीय युद्ध की शुरुआत थी, राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत थी भारत की। तो पहली क्रांति भी कहा जाता है इसे, स्वतंत्रता संग्राम की। इसके साथ साथ सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध, यानी कि इसमें ना तो सभ्यता थी और ना ही बर्बरता थी, तो इसे इस प्रकार का युद्ध भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। और इसमें जो विद्रोह क्यों कहा गया है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या समझा, भारतीय जो हमारे लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो किसी भी कारण लड़ रहे थे, तो उसे उन भारतीयों को जो भी नेतृत्व कर रहे थे उन सबको ब्रिटिश सरकार ने अपना विद्रोह ही समझा, इसलिए इसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, जैसे कि आपको पता होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या भारत में शासन करने के लिए नहीं आई थी, केवल और केवल अपना व्यापार चलाने के लिए आई थी, यानी कि व्यापार करने के लिए आई थी। इसका मतलब है कि यहाँ से वस्तुओं को, कच्चे माल को ब्रिटिश लेके जाना और वहाँ से बनी हुई चीज़ों को यहाँ पर लाकर बेचना, तो केवल और केवल व्यापार के नज़रिए से आई थी। पर हमारा जो भारत है उसने खुद ही ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद कर दी उसके सामने कि उसने क्या किया, धीरे धीरे जो है यहाँ पर हमें गुलाम बना लिया। तो वो जो परिस्थितियाँ हैं वो हम बाद में देखेंगे, एक सेपरेट जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे। पर यहाँ पर अगर 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इसमें जो है लगभग जो 1600 में जो है ये ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी भारत में। तो 1600 में आई और उसके बाद उसने क्या है 1757 के बाद ही क्या किया, राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, आपको ध्यान रखना है। और 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। इसी के बाद जो कंपनी है उसने क्या किया, जो राजनीतिक प्रभाव है अपना वो डालना शुरू कर दिया भारत पर, भारत के शासन पर। और ये जो राजनीतिक प्रभाव था वो कब जाकर समाप्त हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद हमारा जो ये भारत है वो दोबारा से गुलामी में आ गया था और जो कंपनी है उसका शासन क्या पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और जो शासन है वो ब्रिटिश राज ने ले लिया था, यानी कि ब्रिटिश की जो रानी थी उसने अपने हाथों में ले लिया था 1858 में। तो वहाँ पर जाकर समाप्त हुई थी, वहाँ पर जाकर समाप्त हुआ था ये राजनीतिक प्रभाव कंपनी का। तो ये सारा हमने देख लिया, ये बेस हो गया है अब इसका 1857 की क्रांति का। अब हम शुरुआत करेंगे इसके कारणों को देखते हुए, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति वो क्यों हुई थी, कुछ कारण थे इसके प्रमुख। तो देखिए, अगर इसके पहले कारण की बात की जाए तो वो राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण कई भागों में विभाजित किया गया है इसे, सामाजिक कारण है इसका, सैन्य कारण भी रहा है और तत्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक का मतलब होता है यानी कि क्रांति शुरू होने से पहले, जस्ट पहले कौन सा ऐसा कारण था जिसने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला और क्रांति होकर ही रही, तो वो क्या कारण था, ये तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण में जो अनफील्ड राइफल थे, यानी कि जो सूअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस थे, उनके प्रयोग को लेकर जो है विरोध हुआ था, तो ये तत्कालिक कारण था। इसके बारे में भी देखेंगे और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में देखेंगे हम, इन सब के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे, इनके अंदर भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है कवर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर राजनीतिक जो कारण है उनकी बात करते हैं हम, तो राजनीतिक कारण में जो है हमारा मुगल सम्राट के साथ जो व्यवहार हो रहा था, आपको पता होगा पहले मुगल जो थे उनका जो शासन है भारत पर काफ़ी लंबे समय तक रहा था। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता है वो मुगल सम्राटों से जुड़ी हुई थी।
तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, भारतीय जनता क्या मानती थी, अपमान मानती थी, अपना भी अपमान मानती थी और उनका भी अपमान मानती थी। तो मुगल सम्राट के साथ जो भी व्यवहार करते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो सही व्यवहार नहीं करते थे, तो इसलिए क्या है, इसे अपने ऊपर क्या है, अपना अपमान मानकर भारतीय जनता ने क्या है, जो ये राजनीतिक कारण के अंतर्गत है, इसी के कारण उन्होंने क्या विद्रोह किया। तो क्या रहा था, मुगल सम्राट के साथ किस प्रकार का व्यवहार था, इसमें क्या किया, 1803 ईस्वी में जो ब्रिटिश जो था उसके संरक्षण में जो मुगल सम्राट है वो आ गया था, यानी कि जो बहादुर शाह जफर है वो इसके अंतर्गत आ गए थे ब्रिटिश संरक्षण में। तो आपको पता होगा, और दिल्ली में पहले क्या थे, इनका नेतृत्व था। अब 1849 ईस्वी में क्या हुआ कि जो बहादुर शाह जफर की ये घोषणा की गई ब्रिटिश के द्वारा कि जो बहादुर शाह जफर है, अगर बहादुर शाह जफर द्वितीय अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, भविष्य में क्या किया जाएगा, उसके जो वंशज होंगे, यानी कि उनके जो भी पुत्र होंगे, उन्हें क्या है, लाल किला खाली करके बाहर जाना पड़ेगा, लाल किला को छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या कहा कि जो भी ये इनके वंशज हैं, उन्हें क्या है, इनकी मृत्यु के बाद क्या है, तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, आपको ध्यान रखना, जो कैनिंग थे वो गवर्नर जनरल थे। 1856 में उन्होंने यह घोषणा की कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो उनके वंशज है, जो उनके उत्तराधिकारी है, उन्हें सम्राट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत आ गए थे। तो उन्हें सम्राट न मानकर क्या है, एक शहजादा माना जाएगा और उन्हें क्या है, उनकी मृत्यु के बाद लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो जनता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस चीज़ से, और उन्हें लगा कि ये अपमान किया जा रहा है हमारे सम्राट का, हमारे शासक का। तो इसी को लेकर क्या है, वो दिल्ली पहुँचे, जो मेरठ से दिल्ली पहुँची जनता, और उन्होंने क्या है, जबरन जो बहादुर शाह जफर हैं उन्हें नेतृत्व करने के लिए क्या है, मजबूर किया। तो वो हम देखेंगे आगे। अब जो दूसरा कारण रहा था राजनीतिक कारण के अंतर्गत, तो दूसरा कारण है लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति, या फिर राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने क्या किया था कि भारतीय राज्य थे, उन्हें क्या किया, उनके राजा को बहला फुसला कर किसी भी तरीके से क्या किया, मना लिया और ज़्यादातर राज्यों को, और उसे क्या है, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत डाल दिया गया। कौन कौन से राज्य थे, जैसे कि जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया, झांसी, नागपुर, इन सारे के सारे जितने भी राज्य हैं, इन सबको क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, विलय कर लिया गया इन सब का। और इसके साथ साथ जो नवाब हैं, अवध के जो नवाब हैं, उनको भी राजगद्दी से हटा दिया गया। तो ये अवध की जो जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी अवध के नवाब के कारण, ये उन्हें हटा दिया गया था। तो ये कारण रहे थे राजनीतिक। इसमें लॉर्ड डलहौजी की ये जो राज्य अपहरण नीति थी, इसमें क्या करते थे, ये राजा को बहला फुसला कर या किसी भी तरीके से मना लेते थे, और उसके बाद जो राज्य है उसे अपने ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया जाता था। ये क्या है, इसके साथ साथ जो भूतपूर्व जो पेशवा की जो पेंशन है वो भी जब्त कर ली गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जो इसी के कारण जो पेशवा है वो भी क्या है, 1857 क्रांति में कूद पड़ा था। तो हम देखेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या है, जितने भी क्षेत्र शामिल हुए थे, जितने भी राज्य शामिल हुए थे, जिन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, उनका अपना अपना कोई ना कोई स्वार्थ था। यानी कि अगर झांसी की रानी को देखेंगे तो उसमें भी उनका क्या है, उनके दत्तक पुत्र को क्या है, राजा नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए वो क्या है, युद्ध में कूद पड़ी थी, विद्रोह करने लगी थी। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे अवध के जो नवाब है इसीलिए शामिल हुए थे, उन्हें निकाल दिया गया था, राजगद्दी से हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखिए जो डलहौजी ने क्या किया, जो तंजूर और जो कर्नाटक है उनके नवाब की जो राजकीय उपाधि है वो भी उनसे छीन ली गई थी, उनसे जब्त कर ली गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे क्या है, जनता भी प्रभावित हुई थी, और ये सारे के सारे जो इन सब की जो सत्ता है इनसे छीनी जा रही थी, तो इन्हें क्या है, सत्ता वापस लेनी थी, इसलिए भी क्या है 1857 की क्रांति हुई थी। अब देखिए जो आर्थिक कारण है वो कौन कौन से रहे हैं। आर्थिक कारण की बात की जाए तो इसमें जो स्थायी बंदोबस्त है और रेतवाड़ी व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, महलवाड़ी व्यवस्था की गई थी, इन सारी चीज़ों के कारण किसान है उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ गया था, उनका बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण हो रहा था। क्योंकि कैसी भी स्थिति हो, किसानों के ऊपर क्या है, ये किया गया था कि उन्हें कर चुकाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी स्थिति ही क्यों ना हो।
तो जो कर है, कर की मार बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण क्या है, निर्धनता के जाल में जो किसान है वो पिसते हुए जा रहे थे, फंसते हुए जा रहे थे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से जो कर है वो किस प्रकार से थे। अगर बात की जाए भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो माल है, उन पर कर किस प्रकार से लग रहा था। यानी कि भारत की जो वस्तुएं अगर इंग्लैंड में बेचने के लिए भेजी जाती है तो उस पर इतनी अधिक मात्रा में कर लगाया जाता था, बहुत अधिक मात्रा में। जैसे कि अगर हम मलमल की बात करें तो 27% कर लगता था उस पर। कैलिको की बात करें तो कैलिको सूती वस्त्र की बात करें तो 71% जो है उस पर कर लगता था। तो भारतीय वस्तुओं को कौन खरीदना चाहेगा? जब सस्ती वस्तु भी उसी सामान आ रही है तो भारतीय वस्तुओं को कौन खरीदना चाहेगा? तो व्यापार बहुत ज़्यादा ठप होता जा रहा था। इसके साथ साथ अगर हम इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो रेशमी वस्त्र है उस पर 3.5% कर, कितनी कम मात्रा में कर लग रहा था। गर्म कपड़े की बात करते हैं तो 2% कर था। तो आप देख सकते हैं, तो इसी कारण आपको भी पता हुआ जो कर है, कर के कारण क्या हुआ था, जो आर्थिक व्यापार है वो ठप होता जा रहा था भारतीयों का। अब सामाजिक कारण की बात करते हैं तो सामाजिक कारण की इसके अंतर्गत भी आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे तो देखते हैं हम। सामाजिक कारण की बात करते हैं तो समाज में जो भी धार्मिक कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए जो भी कानून बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो सारे के सारे जनता ने अपने विरुद्ध समझे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जनता क्या है, अपने धर्म से जुड़ी हुई थी। हमारी जो भारतीय जनता है वो धर्म से जुड़ी हुई थी, अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने समझा कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं कर रही है, हमारे फ़ायदे के लिए कानून नहीं बना रही है, बल्कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। तो जैसे कि सती प्रथा हो गया, कन्या वध जो है उस पर रोक हो गई, बाल विवाह का निषेध हो गया, यानी कि बाल विवाह नहीं किया जा सकता है, विधवा विवाह यानी कि विधवा का विवाह किया जा सकता है। सती प्रथा होती थी क्योंकि पहले क्या, जो औरतें हैं उन्हें जला दिया जाता था जिंदा ही, उनकी अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी। तो इस चीज़ को लेकर क्या है, कानून बनाए गए इन पर रोक लगाने के लिए। परंतु जो भारतीय जनता है उन्होंने समझा कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। यानी कि अगर उन भारतीय जनता का कहना था कि अगर वो शासन कर रहे हैं तो करो शासन, अगर व्यापार करने आए हैं तो व्यापार करो, पर हमारे धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करो। तो इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची थी भारतीय जनता को। इसके साथ साथ 1813 ईस्वी में क्या किया, जो ईसाई मशीनरी है उन्हें भारत आने की अनुमति दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ईसाई मशीनरी आ गई और ये किस लिए किया गया था, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति दी गई थी। और इसके साथ साथ जो है ईसाई धर्म अपनाने वालों को कुछ ज़्यादा जो विशेषाधिकार है वो दिए गए थे। किस प्रकार के विशेषाधिकार थे, तो अगर विशेषाधिकार की बात करें तो 1856 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम जो हुआ था, ये पूरा आपको ध्यान रखना है, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या था, जो भी ईसाई धर्म अपनाने वाला था, जो भी ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला था, उन लोगों की जो पैतृक संपत्ति है उन्हें दी जाती थी, उनका हकदार उन्हें ठहराया जाता था। कि यानी कि पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पिता के बाद पुत्र, फिर उसके पुत्र, इस तरीके से चलती है, तो वो उनके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ जो शिक्षा संस्थान हो गई उसमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। जो नौकरी हो गई उनमें पदोन्नति के लिए, पदोन्नति यानी कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका लेवल बढ़ाने के लिए पदोन्नति जो है नौकरियों में दी जाती थी। तो ये 1856 अधिनियम के तहत हुआ था। तो यहाँ पर जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार पूरी तरीके से किया जा रहा था। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी भारतीय जनता। इसके साथ साथ जो सैन्य कारण है वो कुछ रहे हैं। कौन कौन से सैन्य कारण रहे हैं, तो जो भारतीय सैनिक है उनकी जो पदोन्नति है वो उनसे वंचित किया जाता था। यानी कि आपको पता होगा जो ब्रिटिश जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। तो उन्हें क्या युद्ध करने के लिए बाहर भेजा जाता था, जो विश्व युद्ध होते थे उनमें भेजा जाता था। फिर भी अगर वो जीत भी जाते थे तो उसके बाद क्या है, भारतीय जो सैनिक हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई पदोन्नति या फिर किसी प्रकार का कोई जो वेतन है उसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती थी। परंतु उसी के समान जो है अगर दूसरा जो अंग्रेजी जो सैनिक था, ब्रिटिश जो सैनिक था, उसकी पदोन्नति भी की जाती थी, वेतन भी बढ़ाया जाता था। तो ये चीज़ें की जाती थी। तो ये भेद किया जाता था उनके बीच में, भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक के बीच में। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सैनिक है वो भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम नज़र से तोलते थे। ठीक है, इस कारण भी क्या है, सैनिकों के बीच में जो ये भाव है, ये असमानता का भाव उत्पन्न हो गया था। तो न्यून वेतन रहा था उनका, और भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध करने के लिए कहीं पर भी भेजा जाता था और समुद्र पार भी भेजा जाता था।
तो भारतीयों का ये विचार था, भारतीय हिंदुओं का ये विचार था, उनके धर्म ग्रंथों में ये बताया गया था कि समुद्री यात्रा करना क्या है, धर्म के खिलाफ है बिल्कुल। तो इसलिए वो समुद्र के पार जाकर युद्ध करना बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे। अब देखिए जो लॉर्ड कनिंग है, आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कनिंग, उसकी सरकार ने क्या किया, 1856 में जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम है वो पारित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो भारतीय सैनिक है उसे कहीं भी भेजा जा सकता था, यानी कि समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, आपको ध्यान रखना। तो ये जो चर्बी वाला जो कारतूस है वो आपका सैनिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है, ये कन्फ्यूज़न होती है, तो यहाँ से हटा सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट। तत्कालिक कारण की बात की जाए तो तत्कालिक कारण में क्या है, जो लॉर्ड कनिंग है उसने क्या किया, अपने काल में, अपने जो ये युग था जिसमें वो काम कर रहा था, लॉर्ड कनिंग जो था उसने क्या किया, जो पुराने लोहे वाली जो बंदूक हुआ करती थी जिसे ब्राउन बेस कहा जाता था, उसके स्थान पर अनफील्ड जो राइफल है उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और यह जो है घोषणा कर दी कि इन्हीं के द्वारा अब क्या युद्ध में इन्हीं का यूज़ किया जाएगा। तो जो अनफिल्ड राइफल थी वो क्या है, कारतूस वाली होती थी और उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई थी पूरे भारत में कि जो ये कारतूस है उसमें क्या है, गाय और सूअर का मांस है। और गाय क्या थी, हिंदू धर्म की पूजनीय थी, और सूअर मुस्लिम धर्म का पूजनीय था। तो इसलिए क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम वो दोनों के दोनों एक हो गए कि अब क्या है, अब तो विरोध करना ही पड़ेगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। अब देखिए विद्रोह का जो प्रारंभ है वो किस प्रकार से होता है, तो ये कारण रहे थे विद्रोह के। अब कारण तो देख लिया हमने, अब जो विद्रोह का प्रारंभ है, शुरुआत है, वो किस प्रकार से हुई। तो देखिए 24 अप्रैल 1857 की बात की जाए तो 24 अप्रैल 1857 में जो मेरठ के सैनिक है, क्योंकि सबसे तत्कालिक कारण से प्रभावित हुए थे, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर, तो जो मेरठ के सैनिक हैं उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, जो कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और कितने सैनिकों ने मना किया था, 99 सैनिकों ने मना किया था। जब 99 सैनिकों ने मना किया तो उसमें से 85 जो सैनिक है उन्हें क्या गिरफ्तार कर लिया गया और उन सबको क्या सज़ा सुनाई गई कि वो क्या है, अब 10 साल तक क्या गिरफ्तार रहेंगे, 10 वर्ष तक। तो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्या किया, भारतीय सैनिकों ने खुले तौर पर विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया अपने साथियों को छुड़वाने के लिए। और उसके बाद अपने जो साथी हैं उन्हें छुड़वा लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच किया, दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़े विद्रोह बढ़ाते हुए। अब जो दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़े तो कब पहुँचे, वो 11 मई को पहुँचे। और उसके बाद 12 मई 1857 में वो दिल्ली पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। और उन्होंने जो मुगल शासक है, कौन थे मुगल शासक, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल शासक था, उसे क्या किया, अपना नेता अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि ये हमारे नेता है। और उन्हें भी क्या है, ज़बरदस्ती नेतृत्व करने के लिए मनवा लिया। तो ये रहा था दिल्ली पर। ये दिल्ली वाला जो क्वेश्चन है कि कब जाकर उन्होंने अधिकार किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आता भी है। विद्रोह का विस्तार किस प्रकार से हुआ, यानी कि विद्रोह की शुरुआत हमने देख लिया, अब विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो दिल्ली के साथ ही साथ क्या हुआ, इन्होंने कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, राहलबाद, ग्वालियर और इसी के साथ और भी कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें क्या किया, विद्रोह जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। और ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे विद्रोह के, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, कानपुर का किसने किया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब नोट करने वाली बातें कुछ यहाँ पर ये हैं कि जो ये विद्रोह है उसमें भारत पूरा शामिल नहीं हुआ था। इसकी असफलता के पीछे यही रीज़न था, पूरा भारत जो है शामिल नहीं हुआ था। भारत का एक ऐसा हिस्सा भी था जो बिल्कुल इस विद्रोह से बिल्कुल दूर था। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश का क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे। जैसे कि बंगाल के अगर जमींदारों की बात की जाए तो वो क्या विद्रोह का क्या कर रहे थे, विद्रोह को रुकवाने के लिए ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनकी मदद कर रहे थे। इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग हो गया, पढ़ा लिखा वर्ग था, ये सब के सब क्या कर रहे थे, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो क्यों दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम क्या है, जो ये विद्रोह हो रहा है उसे रोकने में मदद करेंगे तो आगे हमें पदोन्नति दी जाएगी। अब देखिए जो दक्षिण भारत है वो भी क्या बिल्कुल अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से, यानी कि उस एरिया में कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हो रहा था। तो इस क्रांति से बिल्कुल अछूता रहा। तो कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण भारत है, भारत का हिस्सा कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करेंगे कि जो ये विद्रोह हुआ था उसमें जो कुछ प्रमुख क्षेत्र थे उनकी बात करेंगे। कौन कौन विद्रोही थे? विद्रोही का मतलब है जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया अंग्रेजों के नज़र में जो नेतृत्व कर रहा था वो विद्रोही था। तो विद्रोही कौन था? और दमन करने वाले यानी कि जो अंग्रेज शासक कौन से थे ऐसे, जो अंग्रेज के सेनापति या कोई भी कौन था ऐसा जिसने क्या किया, इनका दमन किया, इन्हें कुचल दिया। अब देखेंगे हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी वो इस साइड लिखी हुई, तो चलिए देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है, लखनऊ में जो है वो जो विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? 30 मई 1857 में शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना 30 मई। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने जो अल्प आयु जो पुत्र है यानी कि कम उम्र वाला जो पुत्र है उसे क्या किया? उस बिलजस, उनका नाम था बिलजस कादिर, उसे क्या किया? नवाब घोषित कर दिया लखनऊ का। और इसके बाद वो सीधे के सीधे क्या किया? उन्होंने लखनऊ से जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर सीधे आक्रमण कर दिया। और फिर इसके बाद जो मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिलकर शाहजहाँपुर में जाकर इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व शुरू कर दिया। परंतु शीघ्र ही क्या किया, जो ये कैंपबेल हैं इन्होंने इनके विद्रोह को रोक लिया। और इसके बाद क्या है, छिपती छिपाती नेपाल भाग गई थी। और उसके बाद इनकी क्या है, इनकी गुमनाम मृत्यु हो गई थी, यानी किसी को पता नहीं चला किस प्रकार से मृत्यु हुई। तो ये था लखनऊ के बारे में। अब कानपुर के बारे में देख लेते हैं। तो कानपुर जो है 5 जून 1857 में नेतृत्व संभाला। किसने नेतृत्व किया इसका? नाना साहब ने किया। नाना साहब का जो पूरा नाम है वो भी पूछ लिया जाता है, तो धोमपू, आपको ध्यान रखना है, धोमपू पंथ इनका पूरा नाम है। इनके विद्रोह को रोकने वाला कौन था? वो भी कैंपबेल थे। इन्होंने कब रोका? इन्हें 6 दिसंबर 1857 में रोका था। आपको ध्यान रखना है, कानपुर में जो विद्रोह चल रहा था, बेल ने दोबारा 6 दिसंबर 1857 में कानपुर में क्या किया? अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया था। अब देखिए जो इन्होंने क्यों विद्रोह किया था नाना साहब ने, क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय है इनके दत्तक पुत्र थे। आपको पता होगा जो दत्तक पुत्र है, क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी जो नीति है वो अपना ली थी कि जो दत्तक पुत्र हैं उन्हें क्या है राजा नहीं बन सकते हैं, यानी कि जिसका भी जो दत्तक पुत्र है वो होगा वो राजा नहीं बन सकता है और उसका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये रीज़न रहा था। अब देखिए ग्वालियर की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, पर जो ग्वालियर है उसमें किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। अब जो तात्या टोपे है आपको ध्यान रखना है वो क्या है? नाना साहब के क्या रहे हैं? सेनापति रहे हैं। तो पहले नाना साहब की इन्होंने सहायता की थी। आपको ध्यान रखना, कानपुर में नाना साहब की सहायता की थी। जब वहाँ पर ये हार गए थे तो उसके बाद इन्होंने क्या? तात्या टोपे ने क्या, इनका पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग, आपको ध्यान रखना है रामचंद्र पांडुरंग। तो इसके बाद इन्होंने ग्वालियर का नेतृत्व किया और ग्वालियर में इन्होंने क्या किया, और उसमें भी इनकी हार हुई थी। किस प्रकार से हुई? जब इनकी हार हुई ग्वालियर में तो ये छिपते छिपाते 1859 में कहाँ भाग गए? नेपाल चले गए। उसके बाद क्या है, इनका एक जो मित्र मानसिंह है इन्होंने इनको धोखा दे दिया, विश्वासघात किया इनके साथ, तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे के मित्र मानसिंह थे, मानसिंह ने विश्वासघात किया इनके साथ, यानी कि जहाँ पर ये छिपके रह रहे थे उसके बारे में सूचना मानसिंह ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार को जाकर दे दी और इनका वहीं पर क्या खात्मा कर दिया गया। और ये जो ग्वालियर है, ग्वालियर में जो ये 1857 की लास्ट जो घटना रही है, मध्यम भारत की जो लास्ट घटना है ये ग्वालियर वाली रही है, आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने, क्या आपको पता होगा कब किया? 4 जून 1857 में किया था। और ये जो लक्ष्मीबाई है उसने झांसी के पतन के बाद जो ग्वालियर है उस पर भी अधिकार कर लिया था, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो लक्ष्मीबाई है जो सर हयूरोज है उनके द्वारा पकड़ी गई थी और इनकी मृत्यु के बाद जो सर हयूरोज है उन्होंने क्या कहा? भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये वाक्य कहा गया था। यानी कि जो अकेली महिला है ये जो क्रांतिकारी है इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये इनके द्वारा कहा गया था, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो गंगा राव की विधवा रही है झांसी की रानी, आपको पता होगा, यानी कि लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपको पता होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने क्यों किया था, ये क्रांति में क्यों शामिल हुई थी ये? क्योंकि इनके जो दत्तक पुत्र जिनका नाम दामोदर राव था, दामोदर राव ये दत्तक पुत्र थे और दत्तक पुत्र क्या है राजा नहीं बन सकता था, ये किया गया था। और इसी का विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया? विद्रोह में शामिल हो गई थी, क्योंकि झांसी उनके हाथ से जा रही थी। अब कुंवर सिंह की बात की जाए
यानी कि जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह है उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। और कब किया था? अगस्त के 1857 में नेतृत्व किया था। और इनकी हार किस प्रकार से हुई? इन्होंने विलियम टेलर, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो जगदीशपुर का जो ये कुंवर सिंह है, इसे सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रिटिश सरकार जो है इनसे सबसे ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इन्होंने क्या है काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो कवर करते हुए चल रहे थे। ये इन्होंने क्या है विलियम टेलर और जो विंसेंट आयर जो है उन्हें पराजित कर दिया था। इनसे सबसे ज़्यादा डरी हुई थी ब्रिटिश सरकार। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दिल्ली के बारे में। दिल्ली इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में 12 मई 1857 में क्या हुआ था? विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह द्वितीय जफर, ठीक है, इन्होंने संभाला था। और इन पर रोक यानी कि इनका दमन किसके द्वारा किया गया? हडसन के द्वारा किया गया था। कोलेसन को पराजित कर दिया था बहादुर शाह ने, पर जो हडसन है उनके द्वारा क्या किया गया? इनका जो दमन है वो किया गया था। किस प्रकार से किया गया? जो बहादुर शाह है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जो 20 सितंबर 1857 को जो हुमायूं का मकबरा है उसमें जाकर जो बहादुर शाह है वो छिप गए थे। वहाँ पर जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS हडसन है उसके समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके बाद ये 1860 और वहाँ से इन्हें क्या है, जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इसके बाद इन्हें रंगून भेजा गया और 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, ये इसकी कहानी थी बहादुर शाह जफर की। अब देखिए जो बैरकपुर छावनी है उसका जो विद्रोह है, विद्रोह की पहली घटना बंगाल की बैरकपुर छावनी में घटी। आपको ध्यान रखना है जो बैरकपुर छावनी है उसकी पहली जो घटना है बंगाल की, यहाँ पर ही घटी थी। इसमें जो मंगल पांडे हैं इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था एक तरीके से। इन्होंने क्या किया, जो एनफील्ड जो कारतूस था उसे यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था और अपना जो उच्च अधिकारी था उसे क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी उसकी। अब आगे देखेंगे फैज़ाबाद और इलाहाबाद। फैज़ाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला है उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। इलाहाबाद में जो लियाकत अली हैं उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। आपको ध्यान रखना है जो लियाकत अली है ये कर्नल नील को पराजित किया था। इन्होंने कर्नल नील जो ब्रिटिश के अधीन थे इनको पराजित किया था। आपको ध्यान रखना है। अब जो विद्रोह और जो ये विद्रोह था इसकी असफलता के कौन कौन से कारण रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसके विद्रोह मेन जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से आएंगे जो हमने ऊपर करे हैं, पर विद्रोह की असफलता का कारण भी पूछा जा सकता है। तो पहला यहाँ पर समन्वय और नेतृत्व का अभाव। किस प्रकार से? क्योंकि आपको पता होगा जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसी प्रकार का कोई भी समन्वय नहीं था। यानी कि जो ये विद्रोह हुआ था भारत में उसमें क्या है, उसमें बहादुर शाह द्वितीय को क्या है एक अपना नेतृत्व स्वीकार किया गया था। और जो बहादुर शाह द्वितीय हैं उनकी आयु इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो नेतृत्व नहीं कर सकते पूरी तरीके से, एक कुशल नेतृत्व करने वाला नहीं चुना गया था। तो यहाँ पर नेतृत्व का अभाव था और समन्वय का भी अभाव था। अब यहाँ पर देखिए सीमित क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जो दक्षिण भारत वो बिल्कुल क्या है इससे अलग रहा था 1857 के विद्रोह से। तो पूरा भारत जो है वो शामिल नहीं हुआ था। इसी के कारण क्या है ये असफल हुआ। अब जो निश्चित उद्देश्य का अभाव, आपको पता होगा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें हर किसी का जो भी इसमें टूट पड़ा था, जैसे कि झांसी की रानी, ये जो मौलवी अहमदुल्ला हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, इसके साथ साथ और जितने भी थे वो सब के सब जो हैं अपना अपना कारण लेकर क्या कर रहे थे? स्वार्थवश क्या कर रहे थे? क्रांति कर रहे थे। क्योंकि इन सबको सत्ता का लालच था, सत्ता चाहिए थी। इनकी सत्ता क्या ब्रिटिश ने छीन ली थी तो इन्हें सत्ता चाहिए थी। तो कोई ना कोई अपना अलग अलग कारण लेकर कर रहे थे। यानी कि एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कि अगर जो 1857 में हम जीत गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। कुछ प्लानिंग नहीं थी इनकी पहले से। इसके साथ साथ एक आपको पता होगा कि कहीं पर जो है आपको पता होगा कि ये तय किया गया था कि 10 मई को क्या किया जाएगा, 1857 10 मई को क्या है ये जो क्रांति है वो शुरू की जाएगी। पर कई क्षेत्र ऐसे थे जो मार्च में ही क्रांति शुरू कर चुके थे। तो पूरी तरीके से नेतृत्व का जो अभाव है यहाँ पर देखा गया था। योग्य संगठन का अभाव, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी जो एक योग्य संगठन है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये कोई भी ऐसा योग्य संगठन नहीं था। और आपको पता होगा इसका प्रतीक क्या रहा था, जो कलम और रोटी। आपको पता होगा जो कलम और रोटियों पर क्या है चिट्ठी के तौर पर लिख कर क्या है एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया जाता था। अब विद्रोह का जो परिणाम है वो क्या रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आगे प्रीवियस जो ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे हो तो उसमें पूछा गया विद्रोह का परिणाम क्या रहा था। सत्ता परिवर्तन,
ठीक है, किस प्रकार से हुई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा प्लासी का युद्ध है, उससे जो राजनीतिक प्रभाव है कंपनी का शुरू हुआ और 1858 में जाकर समाप्त हुआ, जब ब्रिटिश ताज के हाथों में सारा का सारा शासन चला गया था भारत का। तो ये यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुई। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या है, 15 सदस्यों की जो भारतीय परिषद या फिर जिसे इंडिका काउंसिलिंग जो कहा जा सकता है, ये हुआ था, जिसमें 15 जो है भारतीय सदस्य शामिल किए गए थे। क्योंकि जो रानी थी ब्रिटिश की, उसने ये समझा कि ये जो क्रांति की गई है भारतीयों के द्वारा, वो इसलिए की गई है क्योंकि भारतीय उनकी इच्छा जो है हमारे तक पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए जो है ये परिषद का गठन किया गया था। इसी के साथ साथ जो 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसके तहत 3 भारतीय जो विधान परिषद है उसकी नियुक्ति की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और जो 1861 ईस्वी का इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम ये पारित किया गया था, और इसके साथ साथ जो है 1861 में जो भारतीय लोक सेवा अधिनियम है ये पारित किया गया था। सारे के सारे इजीली पारित किए जा रहे थे क्योंकि भारत जो है उसके उन्हें ऐसा विश्वास हो भारतीयों को कि वो क्या है, वो इनसे दूर नहीं है, अपनी जो इच्छा है, अपना जो भी चीज़ है वो इन्हें बता सकते हैं। और इसके साथ ही 1857 की क्रांति के बाद ही क्या है, जो ताज भारतीय ब्रिटिश ताज है उसका जो शासन है वो भारत पे शुरू हो गया था। और वो कब जाके समाप्त हुआ, वो जाके समाप्त हुआ 1947 में, हमें जब आज़ाद हुए थे। तो आप यहाँ पे 8 कर लीजिए, 1858 से शुरू होकर 1947 में जाकर समाप्त हुआ था। अब इसी के साथ जो आपका ये 1857 की क्रांति थी पूरी कंप्लीट होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, क्योंकि आप ही कमेंट से मोटिवेट होते हैं। तो कमेंट करके बताएं, और कहीं पर कोई कमी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।